Hey guys, what's up? I hope you all are doing absolutely great. Okay, so today we are starting with indifference curve analysis. तो पिछले क्लास में कर लिया था. आज बजट सेट से स्टार्ट कर रहे हैं. बजट सेट, बजट लाइन, एंड होपफुली आज ये चैप्टर ख़त्म भी कर देंगे. ओके, सो आज हम क्या क्या करने वाले हैं उसका मैंने एक रोड मैप बना लिया है. सो वील स्टार्ट विद बजट सेट एंड बजट लाइन. दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू, वो सब कर लेंगे. फिर स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, इट इज़ द प्राइस रेशियो, जस्ट लाइक द स्लोप ऑफ आईसी इज एमआरएस एंड द स्लोप ऑफ पीपीसी इज एमआरटी. तो स्लोप ऑफ बजट लाइन इज प्राइस रेशियो, वो हम लोग पढ़ेंगे. व्हाट इज प्राइस रेशियो. प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बजट लाइन. शिफ्ट्स एंड रोटेशन of budget line just like shifts and rotations of PPC, and consumer equilibrium by indifference curve analysis. Okay, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, या आप इसको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोल सकते हैं. बाय ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और यू कैन से बाय हिक्सियन अप्रोच. गिव मी अ सेकंड. ओके, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोल सकते हैं या हिक्सियन अप्रोच भी बोल सकते हैं. जो पहले आपने पढ़ा था दैट वाज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल यूटिलिटी में, कि इक्विलिब्रियम कैन बी मेजर्ड, कि द यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स. लेकिन आपने लास्ट क्लासेस में देखा कि यूटिलिटी इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स. तो तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा वो हम देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द बजट, कंज्यूमर्स बजट. ओके, एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं. लेट अस अज्यूम दैट अ कंज्यूमर हैज़ एन इनकम ऑफ ₹60. एक कंज्यूमर की 60 रुपये की इनकम है, विच ही डिसाइड्स टू स्पेंड ऑन 2 गुड्स. दो ही गुड है जिसमें कंज्यूमर को 60 रुपये स्पेंड करने हैं. ओके, सो गुड वन विच इज़ प्राइज्ड एट ₹2 पर यूनिट, एंड गुड टू विच इज़ प्राइज्ड एट ₹1 पर यूनिट. क्वेश्चन को आप ठीक से समझ लीजिए कि एक कंज्यूमर है जिसके पास 60 रुपये हैं. ही हैज़ ₹60 विच ही डिसाइड्स टू स्पेंड ऑन 2 गुड्स. उसको दो ही गुड्स खरीदने हैं. गुड वन का प्राइस ₹2 पर यूनिट है, एंड गुड टू का प्राइस ₹1 पर यूनिट है. ओके, तो अब कंज्यूमर के पास ₹60 है, उसको स्पेंड करने हैं इन टू गुड्स में. तो अब कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि कौन कौन से गुड की कितनी कितनी क्वांटिटी वो खरीद सकता है. ओके, व्हेन ही डिसाइड्स टू स्पेंड ₹60 है उसके पास, तो वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस को अफोर्ड कर सकता है. ये टू गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस को कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है. ओके, सो बेसिकली हम कुछ कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं कि सपोजिडली उसके पास ₹60 है, और वो गुड वन कि 0 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, इज कंज्यूमिंग 0 यूनिट्स ऑफ गुड वन. तो वो गुड टू के कितने यूनिट्स कंज्यूम कर सकता है. रिमेंबर, गुड टू इज प्राइस एट ₹1 पर यूनिट. तो वो गुड टू के 60 यूनिट्स कंज्यूम कर सकता है. ही कैन कंज्यूम 60 यूनिट्स ऑफ गुड टू. देन व्हाट इज द मनी स्पेंड. टोटल मनी कितना स्पेंड किया उसने. गुड वन के केस में ₹0, गुड टू के केस में ₹60. सो टोटली स्पेंड ₹60. ओके, if the consumer decides to buy 10 units of good one, then how many units of good two will he be able to afford. Good one is priced at ₹2 per unit. Good one is priced at ₹2 per unit, इसको याद रखिए. सो कितने उसने स्पेंड कर लिए. अगर उसने 10 यूनिट खरीदी, ही ऑलरेडी स्पेंड ₹20. सो ही हैज़ लेफ्ट विथ हिम ₹40. तो 40 से कितने यूनिट्स ऑफ गुड टू खरीद सकता है. ही कैन बाय 40 यूनिट्स बिकॉज गुड टू इज प्राइस्ड एट ₹1. तो उसने ₹60 स्पेंड कर दिए. सिमिलरली, इफ ही बाइज 20 units of good 2, then he has already spent ₹40. He has left with him ₹20. तो 20 में goods 2 के कितने यूनिट्स खरीद पाएगा. he can buy 20 units. okay, so total money spent is ₹60 again. if he buys 30 units of good 1, how many units of good 2 will he be able to afford. क्योंकि मनी कितना स्पेंड हुआ गुड वन खरीदने में. मनी स्पेंट इज ₹60 बिकॉज इट इज प्राइस्ड एट ₹2 पर यूनिट. तो कितना पैसा बचा, ₹0 बचा. तो ही विल बी एबल टू बाई 0 यूनिट्स ऑफ गुड टू. टोटल स्पेंड इज ₹60. ठीक है, तो ये सब केसेस हो गए जिसमें कंज्यूमर इज स्पेंडिंग ₹60. पर मैंने आपको बोला था कि कंज्यूमर के पास ₹60 है, एंड ही डिसाइड्स टू स्पेंड इट ऑन 2 गुड्स. सो ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है.
कि ये सब कॉम्बिनेशंस में कंज्यूमर पूरे ₹60 स्पेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कंज्यूमर पूरे ₹60 स्पेंड नहीं करके भी कुछ कॉम्बिनेशंस बना सके. सपोजिटली द कंज्यूमर buys 10 units of good one and he buys 30 units of good two. Can he buy? कि अगर वो 10 यूनिट्स ऑफ गुड वन खरीदेगा ही विल स्पेंड ₹20 एंड फॉर 30 यूनिट्स ऑफ गुड टू ही विल स्पेंड ₹30. तो टोटल ही इज स्पेंडिंग ₹50. येस, ही कैन अफोर्ड दिस कॉम्बिनेशन बिकॉज उसने स्पेंड किया ₹50, ही हैज़ ₹60. सो ही कैन अफोर्ड दिस कॉम्बिनेशन ऑल्सो. ठीक है. सपोज कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स of good 2 and 10 units, sorry, 20 units of good 1 and 10 units of good 2. तो 20 यूनिट्स में कितना स्पेंड किया उसने? ही स्पेंड ₹40 एंड फॉर 10 यूनिट्स ऑफ गुड टू ही स्पेंड ₹10. सो ही स्पेंड ₹50 इन टोटल. कैन ही अफोर्ड दिस कॉम्बिनेशन? ऑफ कोर्स ही कैन, बिकॉज ही हैज़ ₹60 एंड ही हैज स्पेंड ₹50 ओनली. सो ही कैन अफोर्ड दिस कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन जी में समझ लीजिए, ही बाइज 5 यूनिट्स ऑफ गुड 1 and he buys 5 units of good 2. So how much money has he spent? ₹10 plus ₹5, total ₹15. So can he afford this combination also? Of course, because he has ₹60. तो मैंने आपको दो केसेस बताए जिसमें द कंज्यूमर हैज स्पेंट his entire income of ₹60. एंड सेकेंड केस जिसमें कंज्यूमर हैज स्पेंट लेस देन ₹60. बट वो इस कॉम्बिनेशंस को भी अफोर्ड कर सकता है बिकॉज ही हैज़ ₹60. 60 से कम स्पेंड करके कुछ कॉम्बिनेशंस तो बना ही सकता है ना. ठीक है. तो मैंने अब तक आपको क्या बताया? मैंने आपको ये कुछ नहीं बोला व्हाट इज़ बजट सेट या बजट लाइन, जो मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा. बट आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि एक एग्जाम्पल है कि एक कंज्यूमर के पास ₹60 एंड ही वांट्स टू स्पेंड इट ऑन 2 गुड्स. तो व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज ₹60 एंड गिवन द प्राइसेस ऑफ 2 गुड्स आर फिक्स्ड. है ना. तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस वो अफोर्ड कर सकता है? मैंने ये आपको इतने कॉम्बिनेशंस बताए जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है. ऑफ कोर्स देयर माइट बी मच मोर कॉम्बिनेशंस जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, लेकिन मैंने आपको इतने कॉम्बिनेशन बताए अब तक. ठीक है. तो ये जो है, ये जो टेबल मैंने आपको बना के दिखाया डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स के विच द कंज्यूमर कैन अफोर्ड इज नथिंग बट अ बजट सेट. ओके. डेफिनेशन पे आ रहे हैं. व्हाट इज अ बजट सेट? सो बजट सेट is the set of all possible combinations of 2 goods which the consumer can afford given his income and given the prices in the market. Okay, so budget set is the set of all possible combination of 2 goods. These are the possible combinations of 2 goods, good 1 and good 2, which the consumer can afford. येस, दीज आर ऑल कॉम्बिनेशन विद द कंज्यूमर कैन अफोर्ड. अगर वो 60 भी स्पेंड करे, 50 स्पेंड करे, 15 स्पेंड करे, 10 स्पेंड करे, कितना भी स्पेंड करे, उसके पास क्योंकि ₹60 है. सो दीज कॉम्बिनेशंस आर द कॉम्बिनेशंस विच द कंज्यूमर कैन अफोर्ड. ओके, गिवन इज इनकम एंड गिवन प्राइसेस इन द मार्केट. आई होप समझ में आ गया. बहुत बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था. सपोज P1 इज द प्राइस ऑफ गुड वन. Okay, x1 is the quantity of good one and P2 is the price of good 2. x2 is the quantity of good 2. So the budget set equation can be written as P1x1 plus P2x2 is less than equal to y. Okay, y is the total income of the consumer. Total income y है. P1 is the price of good one, x1 is the quantity of good one. Similarly, P2 is the price of good 2 and x2 is the quantity of good 2. ठीक है. सो बजट सेट का इक्वेशन क्या होगा? बजट लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ. व्हाट इज दिस इक्वेशन ऑफ बजट सेट? इट इज P1x1 प्लस P2x2 इज लेस देन इक्वल टू y. मतलब द कंज्यूमर मे और मे नॉट
स्पेंड हिज एंटायर इनकम। अगर वो एंटायर इनकम स्पेंड कर दिया तो दिस विल बी इक्वल टू मनी इनकम, अगर नहीं किया तो दिस विल बी लेस देन द मनी इनकम। तो ये बोल सकते हैं आप कि द मनी स्पेंट मे बी लेस देन और इक्वल टू द मनी इनकम। बजट सेट में द मनी स्पेंट may be less than or equal to the money income. Okay, I hope समझ में आ गया बजट सेट। what is a budget set? It was a very easy concept. ठीक है। नाउ बजट सेट का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज द बजट कंस्ट्रेंट। बजट सेट is also known as the budget constraint because it shows the limit or the constraint up to which the consumer can buy a set of two goods with his given income. कंज्यूमर का जो बजट है वही उसका कंस्ट्रेंट है। ओके जैसे हम लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं इस चीज़ का तो बजट नहीं है अभी। बजट नहीं है मतलब वो चीज़ आपको कंस्ट्रेंट करके रखी है कोई भी एक चीज़ बाय करने से, बिकॉज आपका बजट नहीं है। सो बजट सेट इज़ नथिंग बट अ बजट कंस्ट्रेंट, क्योंकि वो एक लिमिट सेट करता है अप टू विच द कंज्यूमर कैन बाय अ सेट ऑफ टू गुड्स विथ हिज गिवन इनकम। ओके, नोट द कंज्यूमर मे और ही मे नॉट स्पेंड हिज एंटायर इनकम। ठीक है, तो कंज्यूमर बजट सेट में अपनी एंटायर इनकम स्पेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि मनी स्पेंड मे बी लेस देन और इक्वल टू द मनी इनकम। ओके, नाउ लेट्स कम टू द बजट लाइन। व्हाट इज अ बजट लाइन? A budget line is nothing but a graphical representation of all possible combinations of two goods which can be purchased with the given income and prices such that the cost of each of these combinations is equal to the money income of the consumer. I repeat, budget line is a graphical representation of all possible combination of two goods which the consumer can purchase given his income and prices such that the cost of each of these combinations is equal to the money income of the consumer. Okay, तो ये बजट सेट में, इस बजट सेट में बजट लाइन क्या होगा? व्हाट इज द बजट लाइन इन दिस बजट सेट? if you see these are the combinations in which the consumer is spending his entire income of rupees 60. These are the combinations in which the consumer is spending his entire income of rupees 60. So this represents budget line. बजट लाइन क्या था? बजट लाइन क्या था? इट वॉज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच द consumer can purchase given his income and prices such that the cost of each of these combinations is equal to the money income of the consumer. तो ये सब कॉम्बिनेशंस के जो कॉस्ट है, ये सब कॉम्बिनेशंस की जो कॉस्ट है, फर्स्ट 4 कॉम्बिनेशंस की जो कॉस्ट है ABCD कॉम्बिनेशंस की जो कॉस्ट है, इट इज़ इक्वल टू द एंटायर मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एंड सो दिस रिप्रेजेंट्स नथिंग बट अ बजट लाइन। तो आपको एक चीज़ दिख रहा है कि बजट सेट ऑल्सो इंक्लूड्स बजट लाइन, क्योंकि बजट सेट का इक्वेशन क्या था? बजट सेट का इक्वेशन क्या था? बजट सेट का इक्वेशन था P1x1 प्लस P2x2 इज लेस देन और इक्वल टू द मनी इनकम। वो कॉम्बिनेशन में जिसमें P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू y इज बजट लाइन विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द बजट सेट। ओके, बजट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन? इट इज P1x1 plus P2x2 is equal to y, where P1 represents the price of good 1, x1 represents the quantity of good 1, P2 represents the price of good 2, and x2 represents the quantity of good 2, and y represents the money income of the consumer. So the equation of budget line can be written as P1x1 plus P2x2 is equal to y. Okay, इसको बजट लाइन को हम लोग ग्राफिकली अगर प्लॉट करेंगे, इफ यू प्लॉट द बजट लाइन ग्राफिकली,
ओके, supposedly this is 20, this is 40, this is 60, 10, 20, 30, 40. कॉम्बिनेशन ए कहाँ है? व्हाट, वेयर इज द कॉम्बिनेशन ए? कॉम्बिनेशन ए में गुड 1 इज 0, मतलब गुड 1 इज द गुड ऑन द x axis and good 2 is the good on the y axis. Okay, so good 1 का consumption is 0 and good 2 का consumption is 60 units. So point A will be, this is 0 and this is 60, will be somewhere here, point A. Point B कहाँ होगा? Point B में good 1 का consumption is 10, good 2 का 40, 10 40, it will be somewhere here. Point C में good 1 का consumption कितना है? It is 20, good 2 is also 20, so 20 20, it will be here. And combination D में 30 and 0, okay, 30 and 0, it will be here. Point E में it is 10 and 30. Will this point come in the budget line? ये क्या budget line के अंदर आएगा? आएगा क्या ये point budget line के अंदर आएगा? सोच के बताइए, क्या ये point budget line के अंदर आएगा? बजट लाइन के अंदर ये पॉइंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि द कंज्यूमर इज नॉट स्पेंडिंग इज एंटायर इनकम ऑफ ₹60 इन दिस कॉम्बिनेशन। एंड बजट लाइन आप रिवाइज करिए, बजट लाइन आप रिवाइज करिए, रिप्रेजेंट्स ओनली दोज कॉम्बिनेशंस द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दिस कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर. सो पॉइंट ई इज नॉट अ पार्ट ऑफ बजट लाइन. पॉइंट एफ है क्या? पॉइंट एफ भी नहीं है बिकॉज द कंज्यूमर इज स्पेंडिंग लेस देन 60. पॉइंट जी भी नहीं है बिकॉज द कंज्यूमर इज स्पेंडिंग लेस देन 60 अगेन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया. तो बजट लाइन हम प्लॉट करते हैं, बजट लाइन प्लॉट करते हैं. इट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग straight line. Okay, so it will be a downward sloping straight line. जिसको आप बोल सकते हैं दिस इज द बजट लाइन और ऑल्सो कॉल्ड द प्राइस लाइन. ओके, बजट लाइन एंड प्राइस लाइन में कंफ्यूज मत होइए, दीज आर वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, बजट लाइन जो है प्राइस लाइन भी वही है. ओके, अब बजट लाइन के अंदर जो भी कॉम्बिनेशंस है दीज आर फीजिबल कॉम्बिनेशंस. अगर कोई कॉम्बिनेशन बजट लाइन के आउटसाइड है, सम सपोजिटली कॉम्बिनेशन ई, दिस इज नॉन फीजिबल और नॉन अटेनेबल. वाई? ये कॉम्बिनेशन नॉन फीजिबल या नॉन अटेनेबल क्यों है? ये कॉम्बिनेशन नॉन फीजिबल या नॉन अटेनेबल क्यों है, आप बताइए. बिकॉज गिवन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, गिवन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर इस कॉम्बिनेशन को अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना. हाँ, कंज्यूमर, ये कंज्यूमर का बजट लाइन है, दिस इज द कंस्ट्रेंट कि इसके ऊपर तो कंज्यूमर अफोर्ड कर ही नहीं सकता. ओके, सो दिस इज द नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन. ऑफ कोर्स इसके अंदर कंज्यूमर सब अफोर्ड कर सकता है, इसके अंदर कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है. तो दिस रिप्रेजेंट्स all combinations, all possible combinations which the consumer can afford given his money income and given prices of the commodities. So can you say that budget line is the line AD and budget set is the area OAD? कि OAD वो एरिया है, इट इज़ द एरिया ऑफ बजट सेट, कि इसमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स है, ऑफ टू गुड्स, ऑफ गुड 1 एंड गुड 2 विच द कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम एंड गिवन प्राइसेस. ओके, सो होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज बजट सेट, व्हाट इज बजट लाइन एंड दोनों का डिफरेंस क्या है.
ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बजट सेट वर्सेस बजट लाइन। तो बजट सेट जो है इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स ऑन विच द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू और लेस देन द गिवन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कि कंज्यूमर मे और मे नॉट स्पेंड हिज एंटायर इनकम, कंज्यूमर मे और मे नॉट स्पेंड इज एंटायर इनकम बजट सेट में। ठीक है, बजट लाइन में इंक्लूड्स ओनली सच कॉम्बिनेशंस ऑन विच द एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर इज एग्जैक्टली इक्वल टू हिज मनी इनकम। ओके, सो इधर आप लिख सकते हैं कि P1 x1 प्लस P2 x2 इज लेस देन और इक्वल टू मनी इनकम। Okay, but here P1 x1 plus P2 x2 is equal to the money income of the consumer, है ना? So budget set comparatively is a wider concept and budget line is a narrow concept because the budget set includes the budget line, है ना? budget set में ही budget line included है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया जो भी था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्लोप ऑफ बजट लाइन कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ओके, we know that mathematically कोई भी slope is represented as delta y by delta x. Okay, we know that slope always is equal to change in y by change in x. बजट लाइन में हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन गुड्स sacrificed by change in goods gained. बजट लाइन में क्या है, वी हैव good 2 on the y-axis, good 2 on the y-axis, good 1 on the x-axis, and we are trying to gain an additional unit of good 1 and sacrificing good 2. 0 जब आप इस पॉइंट पे हैं तो यू आर कंज्यूमिंग 0 यूनिट्स ऑफ गुड 1 and 60 units of good 2. But as you move along the budget line, what you are trying to do is you are trying to gain an additional unit of good 1 and sacrificing an additional unit of good 2. ठीक है, आप गुड 1 को गेन करने के लिए, एडिशनल यूनिट ऑफ गुड 1 को गेन करने के लिए आप कुछ यूनिट्स ऑफ गुड 2 को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बजट सेट को देखेंगे तो उसमें भी आप क्या कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू गेन एडिशनल यूनिट्स of good 1, you are trying to gain additional units of good 1 and you are sacrificing units of good 2. sacrifice कर रहे हैं ना आप, तो यूनिट्स गुड 2 कहाँ है, y में है, y एक्सिस में, एंड गुड 1 इज ऑन दी x एक्सिस। सो स्लोप में आप लिख सकते हैं कि द स्लोप इज डेल्टा y बाय डेल्टा x एंड सो इट इज डेल्टा गुड sacrificed which is good 2 by goods gained which is good 1. Okay, so what is the number of goods sacrificed to gain good 1? अगर आप देखेंगे सेट को, तो जब आप 10 यूनिट्स ऑफ गुड 1 गेन कर रहे हैं, यू आर सैक्रिफाइसिंग 20 यूनिट्स ऑफ गुड 2. एवरी टाइम व्हेन यू ट्राई टू गेन 10 यूनिट्स ऑफ गुड 1, यू आर सैक्रिफाइसिंग 20 यूनिट्स ऑफ गुड 2. when you are trying to gain 10 units of good 1, you are sacrificing 20 units of good 2. Okay, so what is the number of units sacrificed? It is 20 by number of units gained, it is 10, which is 2 by 1. Okay, I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ तक आपको इतना समझ में आ गया, to gain an additional unit of good 1, we need to sacrifice कितना good 2? We need to sacrifice कितना good 2? We need to sacrifice 2 units of good 2. यही तो स्लोप है ना, कि number of units sacrificed by units gained is 2 by 1, which is the slope of the budget line. कि every time you are trying to gain
10 यूनिट्स ऑफ गुड वन आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 20 यूनिट्स ऑफ गुड टू, मतलब जो आप गेन करना चाहेंगे एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वन, तो आपको 2 यूनिट्स ऑफ गुड टू सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। नाउ एडिशनली लेट मी क्लैरिफाई दिस कि ये जो स्लोप है, ये स्लोप है, इट इज़ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई जो है इट इज़ नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड, मतलब आपके डेल्टा वाई में जो यूनिट्स है दे आर डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड। तो ये जो स्लोप है ना, ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है विल ऑलवेज बी इन नेगेटिव। ये फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्यों नेगेटिव रहेगा? बिकॉज इट इज़ द अमाउंट ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस्ड। तो अगर फ्रैक्शन का यूनिट नेगेटिव रहेगा, आई रिपीट, अगर फ्रैक्शन का यूनिट नेगेटिव रहेगा तो ये पूरा फ्रैक्शन ही क्या नेगेटिव नहीं रहेगा? इट इज़ एक्चुअली -20/10। ओके, सो दिस इज एक्चुअली -2/1। लेकिन जनरली एग्जाम में हम लोग माइनस लिखते नहीं है एंड वी राइट एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ही। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि स्लोप जो है बजट लाइन का इट इज़ नेगेटिव। बजट लाइन हैज़ अ नेगेटिव स्लोप एंड आपको ये हमेशा पता था कि जब नेगेटिव स्लोप होता है तो द लाइन इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अच्छा, नेगेटिव स्लोप क्यों है? नेगेटिव स्लोप क्यों है? क्या आप बता सकते हैं नेगेटिव स्लोप क्यों है? लॉजिकली नेगेटिव स्लोप क्यों आ रहा है? हाँ, फ्रैक्शन वाइज तो नेगेटिव स्लोप आएगा बिकॉज इट इज नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस बाय नंबर ऑफ यूनिट बाय यूनिट्स गेन्ड। लेकिन लॉजिकली ये नेगेटिव स्लोप क्यों आ रहा है? क्योंकि गुड वन एंड गुड टू में इनवर्स रिलेशनशिप है ना। गुड वन एंड गुड टू में इनवर्स रिलेशनशिप है कि आपको गुड वन का अगर एडिशनल यूनिट चाहिए यू हैव टू सैक्रिफाइस गुड टू बिकॉज यू हैव लिमिटेड बजट। अगर आपके पास लिमिटेड बजट नहीं होता, अगर आपके पास लिमिटेड बजट नहीं होता तो आप गुड वन भी खरीदते चले जाते, गुड टू भी आप खरीदते चले जाते, कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं होता। लेकिन क्योंकि आपके पास एक बजट कंस्ट्रेंट है तो आप गुड वन एडिशनल खरीद तभी सकते हैं जब आप गुड टू को सैक्रिफाइस करें। तो गुड वन एंड गुड टू में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जब गुड वन एंड गुड टू में इनवर्स रिलेशनशिप है मतलब जो स्लोप है वो नेगेटिव है, और स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है कि जो लाइन है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगी। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स कम बैक टू वेयर वी वर कि डेल वाई बाय डेल एक्स स्लोप है, दैट इज नंबर, दैट इज डेल्टा ऑफ गुड सैक्रिफाइस बाय डेल्टा ऑफ गुड्स गेन, जो हमको 20/10 मिला। तो इसका हमने इंटरप्रिटेशन ये निकाला कि टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वन, आई रिपीट, टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वन वी नीड टू सैक्रिफाइस 2 यूनिट्स ऑफ गुड टू। ठीक है, तो क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्या ये आप ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, क्या आप कंक्लूड कर सकते हैं कि प्राइस ऑफ गुड वन प्राइस ऑफ 1 यूनिट of good one is equal to nothing but price of 2 units of good two? क्या आप ये लिख सकते हैं? सोचिए, पहले सोचिए कि क्या आप लिख सकते हैं कि प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ गुड वन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ गुड टू? अब प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो व्हेन वी स्टार्टेड आई टोल्ड यू कि प्राइस ऑफ गुड वन इज ₹2 पर यूनिट एंड प्राइस ऑफ गुड टू इज ₹1 पर यूनिट एग्जाम्पल में। तो अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो यस, गुड टू का जो प्राइस है एंड गुड वन का जो प्राइस है, तो गुड वन का 1 यूनिट का प्राइस इज इक्वल टू 2 यूनिट का प्राइस गुड टू का, है ना। ये इससे आप ये तो पता लगा ही सकते हैं कि गुड वन इज इक्वल टू 2 इंटू गुड टू प्राइस वाइज, कि गुड वन का प्राइस 2 है एंड गुड टू का प्राइस 1 है, सो इट इज़ 2 इंटू 1 विच इज़ 2। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने आपको स्लोप में ये बता दिया कि स्लोप इज 2/1। 2/1 मतलब टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वन यू नीड टू सैक्रिफाइस 2 यूनिट्स ऑफ गुड टू। सो कैन यू से दैट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ गुड वन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ गुड टू? क्योंकि आपको 1 यूनिट गुड वन के लेने के लिए 2 यूनिट जब गुड टू का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, कि अगर आप 1 यूनिट गुड वन का खरीद रहे हैं और आपको 2 यूनिट गुड टू का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि गुड वन का 1 यूनिट का प्राइस और जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं गुड टू उसका 2 यूनिट का प्राइस सेम है?
ओके, सो यू कैन से that price of 1 by price of 2 is nothing but 2 by 1. प्राइस ऑफ गुड 1 कितना था? 2 था. प्राइस ऑफ गुड 2 was 1. तो आपको ये पता चल गया कि प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ गुड 1 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ गुड 2. मतलब प्राइस ऑफ गुड 1 इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ गुड 2. तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप लिखेंगे P1/P2 तो इसको आप 2/1 लिख सकते हैं क्या? P1/P2 इज नथिंग बट 2/1. दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ बजट लाइन. बजट लाइन का स्लोप क्या था? 2/1 था. मैंने आपको निकाल के दिखा दिया. मैंने आपको डायरेक्टली नहीं बोला कि यार कि बजट का जो स्लोप है वो प्राइस रेशियो होता है. प्राइस रेशियो मतलब P1/P2 होता है, तो वो 2/1 निकलेगा, तो वो स्लोप होगा. मैंने आपको ये नहीं बोला. मैंने आपको बोला कि हाँ, बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो Δy/Δx ही होता है, जस्ट लाइक एनी अदर स्लोप. लेकिन उससे अगर आप आंसर निकालेंगे यू गेट दैट इट इज़ 2/1. और प्राइस रेशियो जो है, मतलब अगर ये 2/1 निकल रहा है, इसका मतलब है टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड 1 वी नीड टू सैक्रिफाइस 2 यूनिट्स ऑफ गुड 2. इसका मतलब क्या हुआ कि द प्राइस ऑफ गुड 1 इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ गुड 2. तो वी कैन से दैट P1/P2 इज इक्वल टू 2/1. अब ये P1/P2 जो है, दिस इज कॉल्ड प्राइस रेशियो. Price ratio, and price ratio is nothing but the slope of budget line. So we can say that the slope of budget line is nothing but price ratio, which is P1/P2. इसमें P1 क्या है? इट इज़ द प्राइस ऑफ गुड 1 ऑन द एक्स एक्सिस, एंड P2 क्या है? इट इज़ द प्राइस ऑफ द गुड ऑन द वाई एक्सिस. ओके, तो अब तक आपको ये पता चल गया. एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि ज़्यादा हौच पौच नहीं हो जाए आपके दिमाग में, कि वी स्टार्टेड विद कंज्यूमर्स बजट. कि मैंने आपको बताया 60 रुपये हैं, वो 2 गुड्स में स्पेंड करने हैं. तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या हो जाएंगे? ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे. डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ऐसा हो सकता है कि आप पूरे 60 रुपये स्पेंड कर दें, या ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरे 60 रुपये स्पेंड ना करें. ठीक है, तो बजट सेट क्या है? बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड. मतलब ये सारे कॉम्बिनेशंस जो है, दिस इज नथिंग बट अ बजट सेट. ठीक है, बजट सेट का इक्वेशन क्या होगा? इट इज P1x1 प्लस P2x2 इज लेस देन इक्वल टू y, विच इज द मनी इनकम. मतलब मनी स्पेंड कैन बी इक्वल टू और कैन बी लेस देन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, मैंने फिर आपको बताया कि बजट सेट को बजट कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं, क्योंकि एक लिमिट स्पेंड करता है, लिमिट सेट करता है कि आप कितना कॉम्बिनेशंस बाय कर सकते हैं 2 गुड्स का. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया बजट लाइन क्या है. इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो 4 कॉम्बिनेशन है, दिस इज नथिंग बट अ बजट लाइन, दिस इज नथिंग बट अ बजट लाइन. और बजट सेट जो है वो बजट लाइन को भी अपने अंदर ही इंक्लूड करता है. मतलब बजट लाइन इज अ पार्ट ऑफ बजट सेट ओनली. ठीक है, बजट लाइन का इक्वेशन क्या है? इट इज P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू y. ओके, बजट लाइन को अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बजट लाइन इज लाइन AD. मतलब ये जो है पूरा लाइन, दिस इज बजट लाइन. एंड जो ये अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस है, इतने सारे फीजिबल कॉम्बिनेशंस हैं, एंड दे आर अ पार्ट ऑफ बजट सेट. मतलब OAD एरिया जो है, दैट इज द बजट सेट, एंड AD इज द बजट लाइन. फिर हमने देखा कि बजट लाइन एंड बजट सेट में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड बजट सेट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एज कम्पेयर टू बजट लाइन. फिर मैंने आपको बताया कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है. तो स्लोप ऑफ बजट लाइन, हम इस कंक्लूजन में आए कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज नथिंग बट द प्राइस रेशियो विच इज P1/P2. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन. प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन में सिर्फ 2 प्रॉपर्टी है. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? जस्ट 5 मिनट्स पहले मैंने आपको बताया. अगर आप रिकॉल करेंगे, मैंने आपको 5 मिनट पहले बताया कि बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है.
बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है बिकॉज बजट लाइन हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, एंड क्योंकि इसका नेगेटिव स्लोप है इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, एज सिंपल एज दैट। नाउ व्हाई इज बजट लाइन अ स्ट्रेट लाइन? क्या आप कोई बता सकता है कि बजट लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों है? जब हमने इनडिफरेंस कर्व पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर आप में से किसी ने पीपीसी पढ़ा है, बिकॉज पीपीसी इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन अगर किसी ने पीपीसी पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और मैंने जब आईसी पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द रीज़न फॉर कन्वेक्सिटी ऑफ आईसी। तो आपको ये पता था कि इट इज़ एम आर एस विच इज़ डिमिनिशिंग, मतलब डिमिनिशिंग एम आर एस इज द रीज़न फॉर कन्वेक्सिटी ऑफ आईसी। नाउ व्हाट इज एम आर एस? एम आर एस इज द स्लोप ऑफ आईसी। ठीक है, सो आईसी का कन्वेक्सिटी का रीज़न क्या है? इट इज़ नथिंग बट डिक्लाइनिंग स्लोप। अगर आपने पीपीसी पढ़ा होगा, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू रीड पीपीसी, लेकिन फिर भी अगर आपने पीपीसी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पीपीसी कॉनकेव है। कॉनकेव क्यों है? इसका कॉनकेव होने का रीज़न क्या है? इट इज़ उसका इंक्रीजिंग स्लोप, स्लोप इज एम आर टी तब। लेकिन बजट लाइन स्ट्रेट क्यों है? वाई इज बजट लाइन स्ट्रेट लाइन? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट स्लोप। ठीक है, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट स्लोप। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन? कोई बता सकता है क्या कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है? क्या कोई बता सकता है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है? कैन एनीबडी रिकॉल व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन? ऑफ कोर्स इट इज प्राइस रेशियो। 1 मिनट पहले पढ़ के आए हैं, इट इज प्राइस रेशियो। व्हाट इज प्राइस रेशियो? इट इज P1 by P2। व्हाट इज P1? इट इज प्राइस of good one, and P2 is price of good 2। ओके, तो क्या प्राइस ऑफ गुड 1 विच इज़ 2 पर यूनिट एंड प्राइस ऑफ गुड 2 विच इज़ ₹1 पर यूनिट, क्या ये चेंज हो रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में? माई क्वेश्चन इज कि प्राइस ऑफ गुड 1 इज ₹2 पर यूनिट एंड प्राइस ऑफ गुड 2 इज ₹1 पर यूनिट। आर दीज प्राइसेस चेंजिंग इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस? कि जब हम कॉम्बिनेशन ए पे हैं, जब हम कॉम्बिनेशन ए पे हैं, फिर बी पे गए, फिर सी पे गए, फिर डी पे गए, तो बजट लाइन में वी आर प्लॉटिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो हर कॉम्बिनेशन पे क्या प्राइस ऑफ गुड 1 एंड प्राइस ऑफ गुड 2 चेंज हो रहा है क्या? प्राइस ऑफ गुड 1 एंड प्राइस 2 चेंज हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि बजट लाइन में शुरू में हमने बता दिया था कि प्राइस ऑफ टू गुड्स आर गिवन, मतलब दे आर फिक्स्ड। मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज ₹60, मतलब इट इज फिक्स्ड। तो प्राइस ऑफ गुड 1 इज ₹2 एंड प्राइस ऑफ गुड 2 इज ₹1 विच इज फिक्स्ड। तो क्योंकि P1 by P2 विच इज प्राइस ऑफ गुड 1 बाई प्राइस ऑफ गुड 2 इज कॉन्स्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो द स्लोप ऑफ द बजट लाइन विच इज द प्राइस रेशियो इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, एंड बिकॉज द स्लोप ऑफ कॉन्स्टेंट द बजट लाइन इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। It is not convex, it is not concave, because the slope of the budget line is constant। अगर बजट लाइन कॉन्वेक्स होता तो जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है, मतलब P1 बाय जो P2 है, वो हमेशा डिक्लाइनिंग होता। अगर बजट लाइन कॉनकेव होता, अगर बजट लाइन ऐसा कॉनकेव होता तो उसका जो स्लोप है वो हमेशा इंक्रीजिंग होता। अगर बजट लाइन ऐसा कॉन्वेक्स होता तो उसका जो स्लोप है हमेशा डिक्लाइनिंग होता। लेकिन क्योंकि बजट लाइन स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप हमेशा कॉन्स्टेंट है। आई होप समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कि बजट लाइन का जो स्लोप है इट इज़ अ कांस्टेंट, एंड देयरफॉर बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज इट हैज़ नेगेटिव स्लोप, बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप है गुड 1 एंड गुड 2 में। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू शिफ्ट्स इन बजट लाइन। ठीक है, शिफ्ट्स इन बजट लाइन। तो बजट लाइन शिफ्ट होने का दो रीज़न है। द फर्स्ट इज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द सेकेंड इज चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स। बजट लाइन में शिफ्ट तो होता है, क्या बजट लाइन में रोटेशन भी होता है? क्या बजट लाइन में रोटेशन भी होता है?
शिफ्ट होता है क्या बजट लाइन में? रोटेशन भी होता है, यस, बजट लाइन में शिफ्ट भी होता है, रोटेशन भी होता है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि शिफ्ट इन बजट लाइन क्या है। ठीक है, व्हाट इज द शिफ्ट इन बजट लाइन? तो शिफ्ट इन बजट लाइन होने का दो रीज़न है। द फर्स्ट इज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड द सेकंड इज चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स। चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर जो फर्स्ट कंडीशन है, उसमें या तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो सकती है या कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो सकती है। सपोज दिस इज द बजट लाइन. So what will happen if the income of the consumer increases? What will happen if the income of consumer increases? The budget line will shift to the right. बजट लाइन राइट में शिफ्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज क्योंकि कंज्यूमर का इनकम अब बढ़ गया है, तो ही विल बी एबल टू अफोर्ड मोर ऑफ बोथ गुड वन एंड गुड टू। है ना, कि पहले इस पॉइंट पे द कंज्यूमर वॉज एबल टू अफोर्ड दिस कॉम्बिनेशन, लेकिन अब कंज्यूमर क्योंकि उसका इनकम बढ़ गया है तो वो ये कॉम्बिनेशन खरीद लेगा। तो वो गुड वन और गुड टू दोनों का ज़्यादा कॉम्बिनेशन खरीदने के लिए अब सक्षम है कंज्यूमर, बिकॉज हिज इनकम हैज़ इंक्रीज्ड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो बजट लाइन विल शिफ्ट राइटवर्ड, एंड इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस तब क्या होगा? तब क्या होगा आप बताइए ये लाइन देख के, कि दिस इज द ओल्ड बजट लाइन। अब बताइए व्हाट विल हैपन इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस? इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस व्हाट विल हैपन? द बजट लाइन विल ऑफ कोर्स शिफ्ट बट टू द लेफ्ट। कि जो कंज्यूमर पहले ये कॉम्बिनेशन अफोर्ड कर रहा था, अब क्योंकि उसका बजट कम हो गया है, क्योंकि उसकी इनकम कम हो गई है, अब वो ये कॉम्बिनेशन अफोर्ड कर पाएगा। ठीक है, तो उसका जो क्वांटिटी ऑफ बोथ गुड्स है इट विल डिक्रीज। वाई? बिकॉज हिज इनकम हैज डिक्रीज्ड। सो विद अ डिक्रीज इन इनकम, विद अ डिक्रीज इन इनकम क्या बजट लाइन शिफ्ट होगा? येस, इट विल शिफ्ट, बट इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स। ओके, आई होप ये समझ में आ गया, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था। अब एक चीज़ अगर इसमें नोटिस करने वाली है, एक चीज़ इसमें नोटिस करने वाली है जो आप में से बहुत जन नोटिस नहीं करेंगे, कि बजट लाइन शिफ्ट तो हो गया, बजट लाइन शिफ्ट तो हो गया, बट स्लोप ऑफ बजट लाइन इज सेम। If this is the budget line AB and the new budget line which has shifted is A1 B1, so you can write that slope of AB is equal to the slope of A1 B1. When two lines are parallel, we can say that the slope of the two lines is same. जब दो लाइन पैरेलल है तो मतलब उसका जो स्लोप है वो सेम है। ठीक है, आप बाद में जाके पढ़ेंगे कि स्लोप सेम कब होता है। स्लोप सब तभी सेम होता है तब या तो दो लाइन पैरेलल हो या ऐसे टेंजेंट हो। अगर टेंजेंट होगा तो भी एक पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे ये दो लाइन का स्लोप जो होगा वो सेम होगा। जब दो लाइन पैरेलल है तो एवरी पॉइंट पे ये दो लाइन का जो स्लोप है वो हमेशा सेम है। तो मैंने आपको ये बताया कि जब शिफ्ट हुआ बजट लाइन में ड्यू टू चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, द स्लोप ऑफ द ओल्ड बजट लाइन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द न्यू बजट लाइन। वाई इज दिस? ऐसा क्यों हुआ कि द स्लोप ऑफ बजट लाइन, द स्लोप ऑफ अर्लियर बजट लाइन is equal to the slope of new budget line, that the slope of new budget line is equal to the slope of old budget line। ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई इंटेलिजेंट आदमी है क्लास में जो बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? दिस बेसिकली हैपन्स because what is the slope of budget line? It is the price ratio। अगर आपको याद होगा 2 मिनट पहले की बात, द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज नथिंग बट द प्राइस रेशियो। व्हाट इज प्राइस रेशियो? इट इज P1 by P2।
समझ लीजिए इट इज़ 2/1। पहले वाला एग्जांपल ले रहा हूँ कि प्राइस ऑफ गुड 1 इज़ 2 एंड प्राइस ऑफ गुड 2 इज़ 1। जब इनकम चेंज हुआ कंज्यूमर का, जब कंज्यूमर का इनकम चेंज हुआ, तो जो स्लोप है विच इज़ द प्राइस रेशियो, क्या वो चेंज हुआ? कि क्या वो चेंज हुआ? स्लोप चेंज हुआ क्या? स्लोप कितना था? P1/P2 होगा। तो स्लोप चेंज हुआ क्या? मैंने आपको क्या ये बताया कि प्राइसेस ऑफ गुड 1 एंड प्राइसेस ऑफ गुड 2 हैज़ डिक्रीज्ड या इंक्रीज्ड या हैज़ चेंज्ड इन एनी वे? मैंने आपको ये बोला ही नहीं। मैंने आपको सिंपली ये बोला कि इनकम ऑफ कंज्यूमर हैज़ इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड। मतलब द इनकम ऑफ द कंज्यूमर हैज़ चेंज्ड एंड द चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द चेंज इन प्राइसेस। मतलब हैज़ नॉट लेड टू द चेंज इन प्राइसेस में, प्राइसेस तो सेम ही है, इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज हो रहा है। प्राइसेस तो जो मार्केट में थे प्राइसेस तो अभी भी वही है कि आप आज 60 रुपये कमा रहे हैं, कल आपकी इनकम, आपने ऐसा कुछ कर लिया कि आपकी इनकम कल 60,000 रुपये हो गई। लेकिन जो प्राइस ऑफ गुड था कि जो आलू आज 10 रुपये का मिल रहा है वो आलू कल भी 10 रुपये का ही मिलेगा। तो द प्राइस हैज़ नॉट चेंज्ड। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन? इट इज़ द प्राइस रेशियो। मतलब इट इज़ 2/1 ही ओनली। मतलब जो प्राइस पहले था अभी भी प्राइस वही है। मतलब प्राइस रेशियो हैज़ नॉट चेंज्ड। मतलब स्लोप इज सेम, एंड बिकॉज द स्लोप इज सेम द लाइन्स आर पैरेलल। ओके, तो ये एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि स्लोप ऑफ न्यू बजट लाइन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ ओल्ड बजट लाइन व्हेन देर इज अ चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। और बजट लाइन शिफ्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि चेंज इन प्राइसेस से क्या होगा। चेंज इन प्राइसेस में तीन कंडीशन है कि चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स, या चेंज इन प्राइस ऑफ गुड ऑन द एक्स एक्सिस, या चेंज इन प्राइस ऑफ गुड ऑन द वाई एक्सिस। फर्स्ट केस में देयर विल बी अ शिफ्ट इन बजट लाइन। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि शिफ्ट इन बजट लाइन कब होता है? जब देर इज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर या चेंज इन प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स। जब चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स होगा तो द बजट लाइन विल शिफ्ट। बट इफ देर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ सिंगल गुड, कि या तो गुड ऑन दी एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है प्राइस में, या गुड ऑन दी वाई एक्सिस का प्राइस चेंज हो रहा है, तो देर विल नॉट बी अ शिफ्ट इन बजट लाइन, देर विल ओनली बी अ रोटेशन ऑफ बजट लाइन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फर्स्ट केस में आ रहे हैं कि चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स, तब क्या होगा? व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स, तब क्या होगा? तो आपको ये तो पता है कि जब चेंज इन प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स होंगे, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, द बजट लाइन विल शिफ्ट। ओके, सपोज, अच्छा, when there is fall, when there is fall in prices, तो बजट लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा या राइट वर्ड शिफ्ट होगा? आप बस इतना बता दीजिए कि अगर आपको शिफ्ट का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो जब प्राइसेस फॉल होंगे तो बजट लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा या राइट वर्ड शिफ्ट होगा? द बजट लाइन विल शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट, एंड व्हेन देर इज इंक्रीज इन प्राइसेस, जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे, देन द बजट लाइन विल शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, इतना आपको पता है। नाउ सपोज प्राइस of both good 1 and good 2 has decreased. सपोज प्राइस दोनों का ही कम हो गया। मैं एक बजट लाइन बना रहा हूँ। दिस वॉज द ओल्ड बजट लाइन। ये ओल्ड बजट लाइन था जब प्राइस ऑफ गुड 2 वॉज ₹1 एंड प्राइस ऑफ गुड 1 वॉज ₹2 एंड स्लोप 2/1 आ रहा था। इफ़ यू रिमेंबर, दिस वॉज द ओल्ड बजट लाइन। नाउ न्यू बजट लाइन में, न्यू बजट लाइन समझ लीजिए, बिकॉज द प्राइसेस हैव फॉलन, तो जो बजट लाइन होगा इट विल शिफ्ट। शिफ्ट राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड, ये बताइए, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड? ऑफ कोर्स राइट वर्ड। सपोज द न्यू बजट लाइन इज दिस। बजट लाइन शिफ्ट हुआ, राइट वर्ड हुआ, न्यू बजट लाइन मैंने आपको बना के दिखा दिया। सपोज दिस इज द ओल्ड बजट लाइन AB, द न्यू बजट लाइन इज A1B1। ठीक है, अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि द बजट लाइन हैज शिफ्टेड, बट द ओल्ड बजट लाइन एंड द न्यू बजट लाइन आर नॉट पैरेलल लाइक इन द अर्लियर केस ऑफ चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम में क्या हो रहा था
कि द ओल्ड बजट लाइन एंड द न्यू बजट लाइन वर पैरेलल बिकॉज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन वॉज सेम। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्यों सेम था? बिकॉज जब बजट लाइन शिफ्ट हुआ ड्यू टू चेंज इन इनकम, तो प्राइस रेशियो जो दोनों का था वो सेम था बिकॉज दी प्राइसेस वर सेम। क्योंकि प्राइसेस सेम थे इसलिए प्राइस रेशियो भी सेम था, और क्योंकि द प्राइस रेशियो इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, so the price ratio was constant, meaning the slope was constant, and therefore the two budget lines were parallel to each other. ठीक है, बट इस केस में when there is change in prices of goods, क्या आप बोल सकते हैं, can you say that price ratio is constant? Can you say that the price ratio which is P1 by P2 is constant? सोच के बताइएगा, कैन यू से that the price ratio P1 by P2 is constant? No, the price ratio is now not constant, it has changed. जब प्राइसेस ही चेंज हो रहे हैं, तो प्राइस रेशियो भी चेंज होगा, और क्योंकि प्राइस रेशियो चेंज होगा इसलिए स्लोप चेंज होगा, और क्योंकि स्लोप चेंज हो गया तो जो न्यू बजट लाइन है वो ओल्ड बजट लाइन से पैरेलल होगा क्या? इट वोंट बी पैरेलल। ठीक है, सपोज दी प्राइसेस हैव डिक्रीज, मैंने आपको बताया था, सपोज दी प्राइसेस हैव डिक्रीज बाय रुपीज 0.5 ईच, मतलब दोनों गुड का, गुड एक्स का भी, मतलब गुड 1 का भी ऑन दी एक्स एक्सिस, गुड 2 का भी विच इज़ ऑन दी वाई एक्सिस, द प्राइस हैव डिक्रीज्ड बाय 0.5 ईच। अर्लियर द प्राइस रेशियो क्या था? व्हाट वाज द प्राइस रेशियो? द प्राइस रेशियो P1 by P2 was 2/1, but now what will be the price ratio? P1 by P2 क्या होगा? It will be 2 minus 0.5 by 1 minus 0.5. Prices have changed by 0.5, तो prices decreased हो गए। ठीक है, तो अब price of 1 क्या होगा? It will be 1.5. What will be the price of 2? It will be 0.5. So what is now the price ratio? It is 3/1. Earlier the price ratio was 2/1, now the price ratio has become 3/1. मतलब क्या हुआ? The price ratio has changed. Because the price ratio has changed, therefore slope has also changed. And क्योंकि slope change हो गया, therefore the new budget line and the old budget line will not be parallel. ये और ये parallel नहीं होगा because slope ही change हो गया। आप खुद देखिए ना कि स्लोप इसमें क्या था, इट वॉज 2/1, तो ये बजट लाइन का स्लोप ऐसा था, लेकिन क्योंकि ये 3/1 हो गया तो बजट लाइन और स्टीप हो गया, मतलब एक एक्स के लिए आपको ज़्यादा वाई सेक्रीफाइस करना पड़ा तो बजट लाइन ज़्यादा स्टीप हो गया, एंड देयरफॉर द बजट लाइन दोनों है वो पैरेलल नहीं हो सकते बिकॉज द स्लोप इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि चेंज इन प्राइसेस से बजट लाइन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जो की है विच इज़ चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, उसमें बजट लाइन विल शिफ्ट। ठीक है, लेकिन अगर वो शिफ्ट करेगा तो क्या ओल्ड बजट लाइन एंड न्यू बजट लाइन पैरेलल होंगे? लाइक इन द केस ऑफ चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम में तो दोनों पैरेलल थे, लेकिन क्या चेंज इन प्राइसेस में बजट लाइन ओल्ड एंड न्यू पैरेलल होंगे व्हेन द प्राइस ऑफ बोथ गुड चेंज? द आंसर इज नो, इट वोंट बी पैरेलल बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस रेशियो। क्योंकि प्राइस चेंज हो रहे हैं इसलिए प्राइस रेशियो भी चेंज हो रहा है, एंड क्योंकि प्राइस रेशियो अगर चेंज हो गया मतलब स्लोप चेंज हो गया, मतलब पैरेलल फिर रहेगा ही नहीं। ओके, आई होप समझ में आ गया आपको। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट विच इज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में चेंज होने से क्या होगा? ठीक है, चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस, सपोजिटली दिस इज द ओल्ड बजट लाइन, ये मैंने ओल्ड बजट लाइन बना दिया, दिस इज गुड 1, दिस इज गुड 2, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। सपोज देर इज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज हो गया। मैं आपको पूछ रहा हूँ अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एक्सिस में डिक्रीज हो गया तो बजट लाइन कैसे रोटेट करेगा? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड होगा तो बजट लाइन शिफ्ट तो करेगा नहीं, इट विल रोटेट। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये रोटेट कैसे करेगा?
मैं आपको पूछ रहा हूँ कि व्हेन द चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स तो हो रहा है, लेकिन व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स डिक्रीजेस, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स डिक्रीजेस, तब कैसे रोटेट करेगा? आप सोचिए और आंसर करिए कि ये कैसे रोटेट करेगा। सपोज द ओल्ड बजट लाइन was AB, then the new budget line will be AB1. क्योंकि price of commodity on the x axis has changed, मतलब it has decreased, so you will be able to buy more of x, and therefore the budget line will rotate towards the right. Similarly, if the price of good on the x axis increases, then the budget line will rotate towards the left, and the new budget line will be AB2. But the new budget line in both cases will meet the y-axis at the same point because the price of y has not changed. I repeat, जो new budget line होगा, it will meet y-axis at the same point because the price of y has not yet changed. Only the price of x has changed. मतलब price of good 1 has changed. ठीक है, तो प्राइस ऑफ गुड 1 जब चेंज होगा तो बजट लाइन का रोटेशन होगा एक्स एक्सिस पे ही. व्हेन द प्राइस ऑफ गुड 1 डिक्रीजेस द बजट लाइन विल रोटेट टुवर्ड्स द राइट, and when the price of good one increases the budget line will rotate towards the left. ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले भी पढ़ा था हमने, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है. सिमिलरली चेंज इन प्राइस ऑफ गुड ऑन दी वाई एक्सिस होने से क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड ऑन दी वाई एक्सिस? मैं एक बजट लाइन बना रहा हूं. दिस इज द बजट लाइन. अब मैं आपको पूछ रहा हूँ व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई. आई एम रिपीट, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई? What will happen if there is a decrease in the price of good y? Decrease होने से क्या होगा? Decrease in the price of good y या good 2 बोल लीजिए, good 2 बोल लीजिए या good y बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए. Decrease होने से क्या होगा? Decrease होने से the budget line will rotate towards the right on the y axis. मतलब the new budget line समझ लीजिए ये B है, तो new budget line will be A1B. Old budget line is AB. It will meet x axis on the same point. X axis में same point में meet करेगा because the price of good on the x axis has not changed. Similarly, if the price of good on the y axis has increased, then the budget line will rotate. It will rotate towards the left on the y axis only. The new budget line is A to B. मतलब when the price of good y has increased, the new budget line will be A2B, and when the price has decreased, the new budget line will become A1B. ठीक है, रोटेशन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस एक पॉइंट एक एक्सिस को कांस्टेंट रख के दूसरे एक्सिस पे उसको रोटेट करना है. लेकिन शिफ्ट में क्या होता है? शिफ्ट में क्या होता है? द होल बजट लाइन शिफ्ट्स, मतलब वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, तो आपने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया आपने? आपने ये पढ़ लिया कि चेंज इन बजट, शिफ्ट इन बजट लाइन क्यों होता है? दो रीजन से, व्हेन देयर इज अ चेंज इन इनकम एंड व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइसेस. ठीक है, चेंज इन इनकम में वो शिफ्ट होता है बजट लाइन और पैरेलल भी होता है. लेकिन चेंज इन प्राइसेस में तीन सिचुएशन होते हैं. एक होता है व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, उसमें बजट लाइन शिफ्ट तो होता है, बजट लाइन शिफ्ट तो होता है, बट इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि वो पैरेलल भी हो. ठीक है, क्या वो पैरेलल हो सकता है? हो भी सकता है. अगर ऐसा प्राइस चेंज हो कि प्राइस रेशियो ही कांस्टेंट रह जाए, ऐसे प्राइस चेंज हो कि प्राइस रेशियो कांस्टेंट रह जाए, तो इट इज़ पॉसिबल कि बजट लाइन प्राइस चेंज होने के बाद शिफ्ट हो और पैरेलल भी हो. बट ये ज़रूरी नहीं है कि बजट लाइन पैरेलल ही होगा. बट व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन इनकम ऑन दी अदर हैंड, देन ये ज़रूरी है कि बजट लाइन पैरेलल ही होगा बिकॉज देयर इज़ नो चेंज इन स्लोप. इसमें देयर इज चेंज इन स्लोप. Okay, so the budget line will shift, but it is not necessary that the budget line will be parallel. अब चेंज इन प्राइसेस में जो सेकंड हो गया कि चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड, मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में इसमें बजट लाइन जो होगा वो रोटेट होगा. सिंपली मैंने आपको बता दिया कि बजट लाइन कैसे रोटेट होगा. तो एक्स एक्सिस में ऐसे रोटेट होगा, वाई एक्सिस में ऐसे रोटेट होगा. एज सिंपल एज दैट. ओके, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर,
विच इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, या आप उसको बोल सकते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और हिक्सियन अप्रोच। पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस से, मतलब कार्डिनल अप्रोच से। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये चैप्टर स्टार्ट ही कैसे किया था, ये चैप्टर मैंने स्टार्ट ही किया था तब मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है इसका दो अप्रोचेस है। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का दो अप्रोचेस है, वन इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड द अदर इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कार्डिनल यूटिलिटी आपने पढ़ लिया, नाउ लेट्स कम टू द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ने से लेट अस फर्स्ट रिवाइज व्हाट वाज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था क्या? ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to a situation in which a consumer derives maximum satisfaction with no intention to change his current level of consumption, मतलब वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है given his income and prices। ठीक है, कंज्यूमर इज डिराइविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड ही वॉन्ट्स टू रिमेन एट रेस्ट एंड डज नॉट डिजायर टू चेंज हिज करंट लेवल ऑफ कंजम्पशन। इनकम और प्राइसेस फिक्स्ड है। ठीक है, नाउ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जब हमने इस पॉइंट पे आप रिवाइज करिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से कर रहे थे, तब जब वन कमोडिटी का केस था तब वी सेट द कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन MUX इज इक्वल टू PX। जब टू कमोडिटी का केस था वी सेट कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन MUX by PX is equal to MUY by PY is equal to MUM। आई होप आपको ये याद है। सो एट दिस पॉइंट इट विल बी बेटर इफ़ यू गो एंड रिवाइज की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कैसे पढ़ा था हमने। ओके, सो अब लेट्स कम टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालेंगे, तो इसमें दो कंडीशन होते हैं। देयर आर टू कंडीशन। द फर्स्ट कंडीशन इज MRS(XY) इज इक्वल टू PX/PY। आई होप आपको MRS याद है कि MRS था क्या। इंडिफरेंस कर्व में आपने पढ़ा था कि MRS इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व विच इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन XY का, मतलब फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ X यू नीड टू सैक्रिफाइस Y। MRS(XY) का ये मतलब हुआ कि रिप्लेसिंग सब्सटीट्यूटिंग X फॉर Y। ठीक है, MRS(XY) इज इक्वल टू PX/PY एंड द सेकंड कंडीशन इज MRS कंटिन्यूअसली फॉल्स, दैट इज इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, so MRS continuously false। The second condition, the first condition is MRS(XY) is equal to PX/PY। Let's come to the first condition which is MRS(XY) is equal to PX/PY। इसका क्या मीनिंग होता है? ओके ओके, सो MRS(XY) is equal to PX/PY। MRS(XY) is equal to PX/PY। What is MRS(XY)? It is the slope of indifference curve, and what is PX/PY? It is the slope of budget line। आई टोल्ड यू कि अगर दो चीज़ का स्लोप सेम है, अगर दो लाइंस का स्लोप सेम है, तो आइदर दे आर पैरेलल टू ईच अदर और दे आर टेंजेंट टू ईच अदर। in this case the slope, sorry not slope, in this case they are not parallel, but the indifference curve and the budget line are tangent to each other। Okay, so the first condition which is MRS(XY) is equal to PX/PY, मतलब slope of IC is equal to the slope of budget line। मतलब IC का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप सेम है, तो वो कब सेम हो सकता है? जब दोनों टेंजेंट हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। सपोज दिस इज द बजट लाइन। ओके, दिस इज द बजट लाइन AB। This is IC2, let's say. This is IC1. This is IC3.
जस्ट टू रिवाइज कि जब तीन आईसी एक साथ हो, मतलब तीन मतलब व्हेन देयर आर ग्रुप ऑफ आईसीज इन अ सिंगल ग्राफ, इट इज नोन एज एन इंडिफरेंस मैप। ठीक है, दिस इज एन इंडिफरेंस मैप। ये मैंने ए बी जो बनाया, दिस इज द बजट लाइन। ओके, एट दिस पॉइंट the budget line and the indifference curve 2, that is the budget line and IC2, are tangent to each other. Okay, let's name this point as C, this as D, this as E, let this be M, let this be N. तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि at point E you can say that IC2 and budget line are tangent to each other. मतलब at point E you can say that the slope of IC is equal to the slope of budget line. Can you say this? Because they are tangent to each other, so the slope of IC is equal to the slope of budget line. So E is nothing but the point of equilibrium. Okay. So the first condition, which is MRS XY is equal to PX by PY, is satisfied at point E when the budget line and the IC2 are tangent to each other. ठीक है, so can you conclude that the budget line is tangent to the indifference curve IC2 at point E. So this is the point of equilibrium, when the consumer purchases ON quantity of good X and OM quantity of good Y. I repeat, the consumer purchases OM quantity and ON quantity of good X. The consumer purchases ON quantity of good X, ON quantity of good X and OM quantity of good Y. जब कंज्यूमर इस कंजम्पशन बंडल पे होगा, जब कंज्यूमर ऐसे परचेज करेगा, तब द कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम, मतलब विद द मनी विच ही इज स्पेंडिंग ही विल बी एट हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन। इक्विलिब्रियम का मतलब तो वही होता है ना कि with his limited income and with the prices given in the market, the consumer has achieved the highest level of satisfaction and does not intend to change his current level of consumption. ठीक है, तो जो फर्स्ट कंडीशन है, द फर्स्ट कंडीशन है, आई रिपीट, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? The first condition is MRS(xy) is equal to PX by PY. So at point E, you can say that MRS(xy) is equal to PX by PY. And the second condition, which is MRS continuously falls, that is IC is convex to the origin at the point of equilibrium. So at the point of equilibrium E, you can say that the indifference curve 2 is convex to the origin. ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? आपको इतना समझ में आ गया कि जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे तब होता है इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस व्हेन टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। द फर्स्ट इज MRS XY इज इक्वल टू PX by PY, द सेकंड इज MRS continuously falls. These two conditions are satisfied at point E, hence we can say that the consumer has achieved the point of equilibrium at point E when he consumes ON quantity of good X and OM quantity of good Y. ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कंज्यूमर पॉइंट सी पे और पॉइंट डी पे इक्विलिब्रियम पे क्यों नहीं है? हाँ, पॉइंट ई पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे इतना तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन पॉइंट सी पे और पॉइंट डी पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्यों नहीं है? ये कौन आंसर कर सकता है? क्या आप आंसर कर सकते हैं कि एट पॉइंट सी एंड एट पॉइंट डी, कि एट पॉइंट सी इस पॉइंट पे एंड एट पॉइंट डी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्यों नहीं है? एट पॉइंट ई वी नो दैट द कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम, सी और डी पे क्यों नहीं है? वाई इज द इक्विलिब्रियम नॉट अचीव्ड एट पॉइंट सी एंड डी व्हेन द बजट लाइन इंटरसेक्ट्स IC1? बजट लाइन IC1 को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पे? द फर्स्ट इज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका? IC1 का और बजट लाइन का। you know that slope of IC, which is MRS XY, is not equal to the slope of budget line, which is PX by PY. तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो द कंज्यूमर कैन नॉट बी एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट C और D
मैंने आपको बताया कि स्लोप तभी इक्वल होता है व्हेन द टू लाइंस आर आइदर टैंजेंट टू ईच अदर और दे आर पैरेलल टू ईच अदर। पॉइंट सी एंड डी में द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तो कभी स्लोप इक्वल होता ही नहीं है मैथमेटिकली। ठीक है, तो पॉइंट सी एंड डी पे द स्लोप कैन नॉट बी इक्वल ऑफ बजट लाइन एंड IC1। क्योंकि स्लोप इक्वल नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन जो है विच इज़ MRS/XY इज इक्वल टू PX/PY वो यहाँ फेल हो गया, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, एंड देयर फोर द कंज्यूमर कैन नॉट अचीव इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट। सेकेंड रीज़न, वैसे तो ये रीज़न ही काफ़ी है, बट सेकेंडली मैं आपको बता रहा हूँ कि एट पॉइंट C एंड D IC इज नॉट, IC1 बोल दो, नॉट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। एट पॉइंट सी एंड डी, एट पॉइंट सी एंड डी क्या IC कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है? क्या ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है इस पॉइंट पे? क्या ये इस पॉइंट पे कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है? नो। बट क्या कंडीशन था कि MRS कंटिन्यूसली फॉल्स एट IC इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे IC हैज़ टू बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। लेकिन इक्विलिब्रियम अगर यहाँ हम लोग सोच लेते हैं कि बाई चांस कंज्यूमर यहाँ इक्विलिब्रियम बना रहा है तो सेकंड कंडीशन भी फेल हो गया, क्योंकि इट इज़ नॉट कन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। IC1 is not convex to the origin at the point of equilibrium. Thirdly, given his budget, the consumer will always, he will always try to achieve the highest indifference curve। कि कंज्यूमर का अगर इतना बजट है, कंज्यूमर का बजट क्या है, इट इज़ डिपिक्टेड बाय द बजट लाइन, AB इज द बजट ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का जितना बजट है उस बजट में कंज्यूमर विल ऑलवेज ट्राई टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व, बिकॉज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स लार्जर बंडल ऑफ गुड्स एंड हेंस रिप्रेजेंट्स मोर सेटिस्फैक्शन। तो जितना कंज्यूमर का अपना इनकम है उससे वो चाहेगा कि इसी इनकम से मुझे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। वो ये थोड़ी चाहेगा कि इतना इनकम से मुझे कम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, जबकि हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उस इनकम से पॉसिबल है। तो जब हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकम, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उस इनकम से जितना पॉसिबल है, द कंज्यूमर विल ऑलवेज ट्राई टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब द कंज्यूमर विल ऑलवेज ट्राई टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। तो जब इस बजट में इट इज़ पॉसिबल टू अचीव इंडिफरेंस कर्व 2, सो वाई विल कंज्यूमर सेटल फॉर इंडिफरेंस कर्व 1? वो सेटल करेगा ही नहीं। एंड देयर फॉर यू कैन नॉट से दैट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है व्हेन ही इज एट पॉइंट सी और व्हेन ही इज एट पॉइंट डी। ठीक है, मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि पॉइंट ई पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है एट एनी पॉइंट अबव पॉइंट ई, एट एनी पॉइंट अबव पॉइंट ई यहाँ पे, या एट एनी पॉइंट बिलो पॉइंट ई, मतलब यहाँ पे द कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, द कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम एट एनी पॉइंट अबव पॉइंट ई या लेफ्ट वर्ड ऑफ पॉइंट ई, या एट एनी पॉइंट राइट वर्ड ऑफ पॉइंट ई या बिलो पॉइंट ई, द कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। द कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम ओनली एट पॉइंट ई। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, नाउ at any point above or leftward of E, I told you that the consumer is not at equilibrium. The question is why? Because at any point above point E or leftward of point E, MRS/XY is always greater than PX/PY। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो MRS/XY आपका ये चल रहा है, लेकिन PX/PY आपका ये है। दिस इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन ना, ये स्लोप ऑफ बजट लाइन है, मतलब दिस इज PX/PY, और ये स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कवर मतलब दिस इज MRS/XY। तो MRS/XY जो है वो PX/PY से ज़्यादा है, उससे ऊपर है वो, मतलब उससे ज़्यादा है। मतलब एट एनी पॉइंट अबव या लेफ्ट वर्ड ऑफ पॉइंट ई, MRS/XY इज ग्रेटर देन PX/PY। अब इसका मतलब क्या होता है, हाउ टू इंटरप्रेट दिस? इसका मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, टू ऑब्टेन one more unit, to obtain one more unit of x
the consumer is willing to sacrifice more units of Y as compared to what is required in the market. क्या आपको समझ में आया कि टू obtain one more unit of X, the consumer is willing to sacrifice more units of Y as compared to what is required in the market. What is required in the market, इसका क्या मतलब है कि मार्केट जो रिक्वायर कर रहा है, consumer is willing to spend more to gain one additional unit of X. कि मार्केट रिक्वायर कर रहा है कंज्यूमर को, उससे ज़्यादा कंज्यूमर X को चाहता है. So the consumer is willing to sacrifice more and more of Y to gain X. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि मार्केट क्या रिक्वायर कर रहा है. इसको एक एग्जांपल से समझ रहे हैं. सपोज पुराना एग्जांपल लेते हैं. सपोज पी एक्स बाई पी वाई इज इक्वल टू 2/1 पहले जैसे. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि द मार्केट रिक्वायर्स कंज्यूमर टू the market requires consumer to sacrifice 2 units of Y for 1 unit of X. कि मार्केट कंज्यूमर को बोल रहा है कि जब एक X का दाम इज इक्वल टू ट्वाइस Y का दाम, मतलब एक यूनिट ऑफ X इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ Y. अगर एक यूनिट ऑफ X, 1 यूनिट ऑफ X इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ Y, तो मार्केट कंज्यूमर को बोल रहा है कि एक X को गेन करने के लिए 2 Y को सेक्रीफाइस करो. आई रिपीट, मार्केट कंज्यूमर को ये बोल रहा है कि जब Y का 2 यूनिट्स इज इक्वल टू X का एक यूनिट, जब Y का 2 यूनिट इज इक्वल टू X का एक यूनिट प्राइस वाइज, तो X का एक यूनिट लेने के लिए Y का 2 यूनिट सेक्रीफाइस करो. आई होप आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द मार्केट टेलिंग द कंज्यूमर. द मार्केट इज टेलिंग द कंज्यूमर कि क्योंकि जो X का प्राइस है और जो Y का प्राइस है, उसमें X का जो प्राइस है इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ Y, तो एक X लेने के लिए 2 यूनिट्स ऑफ Y सेक्रीफाइस करो. मार्केट कंज्यूमर को ये बोल रहा है, लेकिन कंज्यूमर को X से इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि कंज्यूमर बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो X चाहिए ही, और मैं X को पाने के लिए Y का 2 यूनिट नहीं 2 से ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस कर सकता हूँ. इस पॉइंट पे मतलब एट एनी पॉइंट लेफ्टवर्ड ऑफ ई द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर यूनिट्स ऑफ Y, more than 2 units of Y, because the market requires consumer to sacrifice only 2 units of Y. So MRSXY is greater than PX by PY, and hence the consumer is not at equilibrium. The consumer is not at equilibrium. But what happens? The consumer is at this point not at equilibrium, but as the consumer consumes more of X and less of Y, his MUX falls and MUY increases. Why? Because of operation of law of diminishing marginal utility. I repeat, at the consumer consumes more of X क्योंकि उसको X ज़्यादा चाहिए, and for 1 unit of X he is willing to sacrifice more than 2 units of Y. But the market requires consumer to sacrifice only 2 units of Y as per the price. लेकिन consumer is willing to sacrifice more than 2 units of Y. लेकिन as consumer consumes more and more of X and less of Y, his MUX will fall. मतलब marginal utility with successive consumption of X will go on, the MUX will fall. With successive consumption of X, the MUX will fall and MUY will increase because he is consuming less and less of Y. Y तो वो sacrifice करते ही चला जा रहा है ना X के लिए, तो is consuming less and less of Y.
तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हिज MUX विल फॉल. This will continue. This will continue. This will continue till the point when the consumer is willing to sacrifice only 2 units of Y for an additional unit of X. हैंडराइटिंग में मत जाइए, कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है. फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ X. मतलब द consumer has reached a point, the consumer has reached a point when he is willing to sacrifice Y for X as required by the market. मतलब मार्केट क्या रिक्वायर कर रहा है? मार्केट रिक्वायर कर रहा है कि प्राइस के हिसाब से सैक्रिफाइस करो ना भाई, कि भाई जब एक्स का प्राइस दुगना है वाई से तो एक एक्स के लिए 2 ही वाई सैक्रिफाइस करो. लेकिन कंज्यूमर तो पागल होकर एक्स से इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि सैक्रिफाइस करते ही चला जा रहा है, करते ही चला जा रहा है. लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि कंज्यूमर इज नाउ विलिंग टू सैक्रिफाइस ओनली 2 यूनिट्स ऑफ वाई फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स. मतलब कंज्यूमर उतना ही सैक्रिफाइस करना चाह रहा है जितना मार्केट उसको सैक्रिफाइस करने के लिए बोल रहा है. मतलब कंज्यूमर हैज रीच्ड अ पॉइंट व्हेन ही इज विलिंग टू सैक्रिफाइस, व्हेन ही इज consumer is willing to sacrifice Y in the same manner as required by the market. मतलब the consumer has reached a point when MRXXY is equal to now PX by PY, and hence now equilibrium is established. या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस वाई इज इक्वल टू द रेट एट विच द कंज्यूमर हैज टू सैक्रिफाइस वाई एज पर द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट. ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट हो सकता है. मैं लिख देता हूं इसको कि द रेट एट विच द कंज्यूमर is willing to sacrifice Y is equal to the rate at which the consumer has to sacrifice Y as per the market. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया. वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. कि एट एनी पॉइंट अबव और लेफ्टवर्ड ऑफ ई यू नो दैट MRSXY इज ग्रेटर देन PX by PY. मतलब इस एरिया में MRSXY, दिस इज MRSXY इज ग्रेटर देन PX by PY. ठीक है, तब होता क्या है, व्हाट हैपन्स? मतलब MRSXY इज ग्रेटर देन PX by PY, मतलब टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ X द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर यूनिट्स ऑफ Y एज कंपेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट. अब ये स्टेटमेंट बहुत जन रट्टा मार के भी एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि मार्केट जो आपको बोल रहा है करने के लिए उससे आप ज़्यादा ही वाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं. मार्केट आपको एज पर प्राइस बोल रहा है कि सपोज PX by PY इज इक्वल टू 2/1, मतलब 2 यूनिट्स ऑफ Y नीड टू बी सैक्रिफाइस्ड फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ X एज पर द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट. But the consumer, because of his extra satisfaction from X, is willing to sacrifice more and more units of Y for an additional unit of X. But due to operation of law of diminishing marginal utility, due to operation of law of diminishing marginal utility, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा
his MUX will fall, and MUY will rise. So there will come a point when the consumer is only willing to sacrifice 2 units of y for an additional unit of x and not more than 2 units of y. पहले तो वो 2 से ज़्यादा सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था क्योंकि x से एक्स्ट्रा ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, लेकिन अब इस पॉइंट पे द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस ओनली 2 यूनिट्स ऑफ y फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ x. मतलब the consumer is willing to sacrifice in the same manner as required by the market. He is willing to sacrifice y in the same manner as required in the market. मतलब his MRS(xy) is equal to px by py. या आप इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस y is equal to the rate at which the consumer has to sacrifice y as per the market. ठीक है. अब what will happen at a point below E? आई टोल्ड यू कि E पे ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, कोई भी पॉइंट बिलो E या अबव E पे इक्विलिब्रियम कभी एस्टैब्लिश नहीं होता. तो पॉइंट बिलो E जैसे हमने देखा भी था कि D पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो रहा. ठीक है, तो D इज अ पॉइंट बिलो E, मतलब राइट वर्ड ऑफ E. तो राइट वर्ड ऑफ E में कोई भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज एट एनी पॉइंट राइट वर्ड ऑफ E, what will happen is MRS(xy) will be less than px by py. MRS(xy) will be less than px by py. आप ये छोड़िए, आप ये समझिए कि MRS(xy) is less than px by py होने से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश क्यों नहीं होगा? When MRS(xy) is less than px by py, why will equilibrium not be established? Because इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि to gain an additional unit of x, the consumer is willing to sacrifice less and less of y as compared to what is required in the market. कि कंज्यूमर जो मार्केट रिक्वायर कर रहा है उससे लेस सेक्रीफाइस करना चाह रहा है. सो व्हाट विल हैपन इज कंज्यूमर will consume more of y and less of x. So ultimately what will happen, his MUy will fall and MUx will increase because he's consuming less and less of x. ठीक है, तो उसका MUx इंक्रीज हो जाएगा. सो देर विल कम अ पॉइंट when the consumer is willing to sacrifice y as per the market. कंज्यूमर जब एज पर द मार्केट सैक्रिफाइस करने लग जाएगा तब एक पॉइंट आएगा व्हेन there will come a point when MRS(xy) is equal to px by py and again equilibrium will be established. ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया. बहुत ही इजी था, वैसा कुछ खास था नहीं. बस आपको याद रखना है कि MRS(xy) इज इक्वल टू px बाई py में ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा. उससे अलग कोई भी पॉइंट में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश क्यों नहीं होगा? बिकॉज आइदर MRS(xy) इज ग्रेटर देन px बाई py और MRS(xy) इज लेस देन px बाई py. ओके, अब सेकेंड कंडीशन जो था विच इज MRS कंटिन्यूसली फॉल्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. MRS कंटिन्यूसली फॉल्स. Why does MRS fall? MRS falls because of operation of law of diminishing marginal utility. है ना? MRS falls because of operation of law of diminishing marginal utility. If MRS doesn't fall, equilibrium can never be established. अगर MRS फॉल होगा ही नहीं तो इक्विलिब्रियम कभी एस्टैब्लिश हो ही नहीं पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज इफ कंजम्पशन ऑफ एडिशनल कमोडिटी गिव्स एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, gives more and more satisfaction to the consumer will go on consuming that and hence equilibrium will never be established. ऐसा कोई पॉइंट आएगा ही नहीं जब
MRS(xy) इज इक्वल टू PX/PY हो जाएगा, क्योंकि अगर कंज्यूमर को एक्स्ट्रा ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एक्स कंज्यूम करके, देन MRS(xy) विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन PX/PY। ठीक है, तो MRS(xy) अगर ग्रेटर देन PX/PY है एंड द कंज्यूमर कंज्यूम्स एडिशनल कमोडिटी एंड गेट्स एडिशनल सेटिस्फैक्शन, और वो चलता ही चला गया, देन MRS(xy) विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन PX/PY, और वो कभी इक्वल होगा ही नहीं एंड कभी भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा ही नहीं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि MRS कंटिन्यूसली फॉल्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एक और इसका मतलब है कि IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, इफ additional consumption gives more and more satisfaction to the consumer, मतलब वो एडिशनली एक्स कंज्यूम कर रहा है और एक्स से उसको इतना ही सेटिस्फैक्शन मिलते जा रहा है और एक्स से उसको सेटिस्फैक्शन एडिशनल मिलता ही चला जा रहा है और उसका सेटिस्फैक्शन गिर ही नहीं रहा है, मतलब ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ DMU अगर काम नहीं करे तो उसका सेटिस्फैक्शन गिर ही नहीं रहा है, सो ही विल ऑलवेज be ready to sacrifice more and more of y as compared to what is required in the market, क्योंकि उसको x का सेटिस्फैक्शन कुछ ज़्यादा ही है ना, तो इस पॉइंट पे कभी भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा, बिकॉज MRS कंटिन्यूसली फॉल्स, MRS फॉल्स, देयरफॉर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब MRS(xy) इज इक्वल टू PX/PY। एंड वाई डज MRS फॉल्स? बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, एज द कंज्यूमर मूव्स अलॉन्ग द IC, एज द कंज्यूमर मूव्स अलॉन्ग द IC, ये इंडिफरेंस कर्व है, सो एज द कंज्यूमर मूव्स अलॉन्ग द IC, MRS कंटिन्यूसली फॉल्स, MRS कीप्स ऑन फॉलिंग। ठीक है, एज द कंज्यूमर मूव्स अलॉन्ग द IC, द MRS कीप्स ऑन फॉलिंग। तो कंज्यूमर एट एनी पॉइंट अबव, यहाँ पे आप देखेंगे कि MRS(xy) इज ऑलवेज ग्रेटर देन PX/PY, लेकिन क्योंकि MRS कंटिन्यूसली फॉल्स बिकॉज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो एक पॉइंट यहाँ पे आके द MRS जो होगा ना विल ऑलवेज बी लेस देन PX/PY। सो सिर्फ एक ही पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे ऐसा होता है, इसी पॉइंट पे ऐसा होता है कि MRS(xy) इज इक्वल टू PX/PY एंड हेंस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया, सेकंड जो अप्रोच है हम लोग का इक्विलिब्रियम का, आपको समझ में आ गया। ओके ओके, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को एंड करते हैं। दिस चैप्टर हैज़ एंडेड, तो ये चैप्टर एंड होने के साथ साथ, मतलब ये टॉपिक के साथ साथ आपका चैप्टर भी एंड हो गया, तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेकंड चैप्टर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, पहले हमने ये पढ़ा था। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद नो इंटेंशन टू चेंज करंट लेवल ऑफ कंजम्पशन, ये सबको पता है। नाउ कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो कंडीशंस है, एक हो गया MRS(xy) इज इक्वल टू PX/PY एंड सेकंड इज MRS कंटिन्यूसली फॉल्स। ठीक है, MRS कंटिन्यूसली फॉल्स मतलब IC इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। नाउ फर्स्ट कंडीशन विच इज MRS(xy) इज इक्वल टू PX/PY, मतलब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हैज टू बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। मैंने आपको बताया था कि दोनों स्लोप तभी इक्वल हो सकते हैं या तो दोनों टैंजेंट हो या पैरेलल हो। इस केस में IC एंड बजट लाइन आर टैंजेंट टू ईच अदर, हेंस दे हैव इक्वल स्लोप। मैंने आपको इसमें बना के भी दिखा दिया था प्लॉट करके कि जैसे 3 IC है एंड द बजट लाइन इज टेंडेंट टू IC2 एट पॉइंट E, एंड देयरफॉर एट पॉइंट E MRS(xy) इज इक्वल टू PX/PY एंड हेंस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। ओके, नाउ why is equilibrium not achieved at point C and D when the budget line intersect? जब बजट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट C में और D में, पॉइंट C में एंड D में, पॉइंट C में एंड D में, तब इक्वल क्यों नहीं है? तब इक्वल क्यों नहीं है? MRS(xy) इज इक्वल टू PX/PY क्यों नहीं है? तब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्लोप्स आर नॉट इक्वल, स्लोप्स आर नॉट इक्वल एंड हेंस MRS(xy) इज नॉट इक्वल टू PX/PY। Secondly, at point C and D, IC is not convex to the origin. IC convex to the origin दिख रहा है क्या? It is not convex to the origin. At point T तुम बोल सकते हो कि it is convex to the origin, but at point C and D, IC is not convex to the origin. Thirdly, given his budget, the consumer will always try to achieve the highest possible indifference curve. तो इसमें highest possible indifference curve IC2 ही है जो इस बजट के साथ वो अचीव कर सकता है, and therefore he will always try to achieve IC2 only. IC1 में वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, एट एनी पॉइंट जब आप देख लो कि MRS(xy) इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन PX/PY होता है, तो क्या होता है? द कंज्यूमर इज
विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वाई एज कम्पेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब आएगा, तब वो उतना ही सेक्रीफाइस करना चाहे जो वो रिक्वायर्ड इन द मार्केट है। तो जब वो एक्स ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो उसका एम आर जो उसका एम यू एक्स है वो गिरता चला जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा व्हेन द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस ओनली दैट क्वांटिटी ऑफ वाई एज इट इज़ रिक्वायर्ड इन द मार्केट। मतलब मार्केट क्या रिक्वायर करता है कि प्राइस के हिसाब से सेक्रीफाइस करो, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं कि एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई तब एस्टैब्लिश होता है जब द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस वाई इज इक्वल टू द रेट एट विच द कंज्यूमर हैज़ टू सेक्रीफाइस वाई एज per the market, मतलब as per the prices prevailing in the market, and when MRSXY is less than PX by PY, मतलब to gain an additional unit of X the consumer is willing to sacrifice less and less of Y as compared to what is required in the market. So ultimately the consumer will consume more Y and less X. As he consumes more Y and less X, MUY will fall and MUX will increase. If MUX will increase, there will come a point when the consumer is willing to sacrifice only that quantity of Y as it is required in the market. Okay, and hence the consumer will then be said to be at equilibrium. सेकेंड कंडीशन है कि एम आर एस कंटिन्यूसली फॉल्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब आई सी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब एम आर एस कंटिन्यूसली फॉल होना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डी एम यू। इफ द एम आर एस डजंट फॉल, एम आर एस एक्स वाई विल ऑलवेज be equal to px by py and hence equilibrium will never be established. But due to operation of law of diminishing marginal utility, MRS continuously falls, and MRS, there comes a point when MRS xy is equal to px by py and hence equilibrium is established. Okay, so this brings us to the end of second chapter. I hope आपको अच्छे से समझ में आया। तो आई होप आप इसको रिवाइज करके इसके क्वेश्चंस करके अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट शायद क्लास 12 की क्लासेस में मिलेंगे, और मे बी शायद इसका थर्ड चैप्टर रिकॉर्ड करने में मेरे को थोड़ा टाइम लग जाए। तब तक आप ये अच्छे से रिवाइज करिए। आई होप आप अच्छे से पढ़ें और आपके अच्छे मार्क्स आए। ओके, थैंक यू।